बीजेपी के 10 ऐसे नेता जिन्हें बीजेपी के 75 प्लस के फॉर्मूले ने राजनीति से बाहर कर दिया। नंबर 10 से शुरुआत करते हैं और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेता शांता कुमार जी का। शांता कुमार जी हिमाचल की राजनीति के एक ऐसे शांत पहाड़ थे जिनकी ईमानदारी की कस्में विरोधी पार्टियां भी खाती थीं। वे राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र में मंत्री भी बने। उनका राजनीतिक करियर इतना साफ सुथरा था कि मानो सर्फ एक्सल से धोया गया हो। लेकिन राजनीति की इस नई पिच पर ईमानदारी का सर्टिफिकेट काम नहीं आया। जैसे ही साल 2019 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आए, दिल्ली के हाईकमांड ने उनकी उम्र का डिजिटल कैलकुलेटर चालू कर दिया। जैसे ही मीटर 75 के पार गया, उनके हाथ में सीधा संन्यास का परवाना थमा दिया गया। शांता कुमार जी को बड़े ही सलीके से समझा दिया गया कि अब बहती गंगा में हाथ धोने का समय खत्म हो चुका है और आपको घर बैठकर पहाड़ी हवा का आनंद लेना चाहिए। उनके समय तक देखते रह गए और राजनीति के इस नए नियम ने एक झटके में एक ईमानदार चेहरे को चुनावी मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसे कहते हैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकना। जब पहाड़ों के इतने सीधे और ईमानदार नेता को बिना किसी शोर शराबे के विदा कर दिया गया, तो सोचिए एक फौजी बैकग्राउंड वाले कड़क नेता का क्या हाल हुआ होगा। चले चलते हैं नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि अनुशासन के उस्ताद के साथ क्या खेल हुआ। नंबर 9 पर आते हैं भुवन चंद्र खंडूरी जी, भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। खंडूरी जी की रगों में फौजी अनुशासन इस कदर दौड़ता था कि वे अपनी कैबिनेट की मीटिंग में भी मंत्रियों को कड़े निर्देश देते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने उत्तराखंड में ऐसे कानून बनाए कि अच्छे नेताओं के पसीने छूट जाते थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था दिल्ली की सत्ता में बैठे चाणक्य उनसे भी बड़े अनुशासन मास्टर हैं। साल 2019 के आम चुनावों में जब खंडूरी जी दोबारा पौड़ी गढ़वाल सीट से चुनाव हुंकार भरने की तैयारी कर रहे थे, तब दिल्ली से एक छोटा सा संदेश आया। संदेश में लिखा था कि सर, देश की राजनीतिक सीमा पर आपकी ड्यूटी का समय अब पूरा हो चुका है, इसलिए अब आप घर पर रहकर आराम कीजिए। फौजी अनुशासन धुआं हो गया और मेजर जनरल को चुपचाप चुनावी मोर्चे से पीछे हटना पड़ा। राजनीति का यह ऐसा चक्रव्यूह था जिससे सेना का एक बड़ा जनरल भी भेद नहीं पाया और उसे 9-2-11 होना पड़ा। पहाड़ की ठंडी वादियों से अब सीधे रुख करते हैं झारखंड के घने जंगलों और आदिवासी राजनीति के गढ़ की तरफ, जहां एक और कद्दावर जमीनी नेता इस 75 के फॉर्मूले की बलि चढ़ गया। देखते हैं नंबर 8 पर कौन सी बड़ी हस्ती है। नंबर 8 पर नाम आता है करिया मुंडा जी का, झारखंड के बेहद कद्दावर आदिवासी चेहरा और देश की लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष। करिया मुंडा जी की सादगी के किस्से दिल्ली से लेकर रांची तक मशहूर थे। इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद वे अपने गांव में खेती में हल चलाते और कुदाल चलाते हुए दिख जाते थे। वे उन नेताओं में से थे जो वीआईपी कल्चर को घास भी नहीं डालते थे। लेकिन आज की इस चमचमाती कॉरपोरेट स्टाइल वाली राजनीति में सादगी के नंबर सिर्फ चुनावी भाषणों में मिलते हैं, टिकट बांटते समय नहीं। साल 2019 में जब टिकटों का बंटवारा शुरू हुआ, तो पार्टी के आलाकमान ने उनकी वफादारी और सादगी को किनारे रखकर सीधे उनका जन्म प्रमाण पत्र देखा। उम्र का आंकड़ा 75 पार था, बस फिर क्या था, उनका टिकट काटकर अर्जुन मुंडा जी की झोली में डाल दिया गया। करिया मुंडा जी देखते रह गए और उन्हें समझ आ गया कि नए जमाने के डिजिटल बीजेपी में सादगी से ज़्यादा उम्र का सर्टिफिकेट मायने रखता है। जब जमीन से जुड़े इतने बड़े आदिवासी नेता को पार्टी बिना पलक झपकाए किनारे लगा सकती है, तो देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यानी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण क्षत्रप कैसे बच सकते थे। चलिए नजर डालते हैं नंबर 7 पर और देखते हैं यूपी का ड्रामा। नंबर 7 पर आते हैं कलराज मिश्र जी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के सबसे बड़ी और असरदार ब्राह्मण चेहरों में से एक। जब साल 2014 में पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, तब कलराज मिश्र जी को बड़े चाव से केंद्र सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया था। कलराज मिश्र जी को पूरा भरोसा रहा होगा कि उनका यूपी वाला सियासी रसूख इतना मजबूत है कि दिल्ली का कोई भी नियम उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन साल 2017 आते आते जैसे ही उनकी उम्र की सुई ने 75 का आंकड़ा छुआ, दिल्ली के दफ्तर ने खतरे का अलार्म बजा दिया। उन्हें बिना कोई वक्त गवाए मंत्री पद से इस्तीफा देने का हुक्म सुना दिया गया। हालांकि पार्टी ने उनके सम्मान में घी के दिए जलाते हुए उन्हें खाली हाथ घर नहीं भेजा, बल्कि राजस्थान का राज्यपाल बना दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स से बोरिया बिस्तर समेटिए और राजभवन के आलीशान बगले में बैठकर सरकारी चाय और बिस्कुट का आनंद लीजिए। उत्तर प्रदेश के इस दिग्गज ब्राह्मण नेता के बाद अब रुख करते हैं एक ऐसी महिला नेता का जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के बड़े पदों पर बिताई, लेकिन ढलती उम्र में बीजेपी में आई और यहाँ के सख्त नियमों का शिकार हो गई। नंबर 6 का नाम बेहद दिलचस्प है। नंबर 6 पर नाम आता है नजमा हेपतुल्ला जी का, कांग्रेस की बेहद सीनियर नेता और राज्यसभा की उपसभापति रही।
नाज़िमा जी जब बीजेपी में शामिल हुई तो उन्हें साल 2014 में अल्पसंख्यक मामलों का केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। नाज़िमा जी को लगा होगा कि नए घर में नए नियमों के तहत सब कुछ बढ़िया चलेगा और उनकी सीनियरिटी का पूरा सम्मान होगा, लेकिन वे यह भूल गईं कि बीजेपी का यह 75 का फॉर्मूला किसी नए या पुराने चेहरे में फ़र्क नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर दिखता है। जुलाई 2016 में जैसे ही नाज़िमा जी ने अपनी ज़िंदगी के 75 साल पूरे किए, उनके पास कैबिनेट से विदाई का सरकारी परवाना पहुंच गया। उन्हें तुरंत भारी मन से अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। राजनीति के इस खेल में उन्हें समझ आ गया कि यह नियम सबके लिए पत्थर की लकीर है। बाद में उन्हें मणिपुर का राज्यपाल बनाकर दिल्ली से दूर भेज दिया गया। मानो पार्टी उनसे कह रही हो कि मैडम, अब आप उत्तर पूर्व की सुंदर वादियों का मजा लीजिए, दिल्ली की सियासी गर्मी झेलना अब आपके बस की बात नहीं है। इस कड़े नियम का असर सिर्फ दिल्ली में बैठे मंत्रियों पर ही नहीं हुआ, बल्कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मजबूत कुर्सी भी इसकी आंच से खुद को बचा नहीं पाई। चलिए देखते हैं नंबर 5 पर कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जिसने पूरे देश को अचंभित कर दिया था। नंबर 5 पर आती हैं आनंदीबेन पटेल जी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आने के बाद गुजरात जैसी हाई प्रोफाइल और वीआईपी स्टेट की कमान संभालना कोई मामूली बात नहीं थी। आनंदीबेन पटेल जी को खुद मोदी जी का सबसे करीबी और भरोसेमंद माना जाता था। लेकिन साल 2016 में गुजरात की राजनीति में एक ऐसा भूकंप आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उनकी उम्र 75 साल होने में अभी कुछ महीने बाकी ही थे, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख डाली। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी उम्र अब 75 वर्ष होने वाली है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री के इस भारी भरकम पद को छोड़ना चाहती हूँ। अब फेसबुक पोस्ट लिखकर सूबे के मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना डिजिटल इंडिया का इससे बेहतरीन और मजेदार उदाहरण भला क्या हो सकता है। खैर, राजनीति के गलियारों की अंदरूनी बात सब जानते थे कि दिल्ली के बड़े साहबों का इशारा हो चुका था। उन्हें अभी बाद में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाकर राजनीतिक रूप से परमानेंट रिटायरमेंट दे दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी का यह हाल देखने के बाद अब बारी थी देश की संसद को अपनी आवाज से संभालने वाली एक ऐसी धाकड़ महिला नेता की जिनका दबदबा पूरे मध्य प्रदेश में था। नंबर 4 का नाम सुनकर आप भी कहेंगे कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। नंबर 4 पर नाम आता है सुमित्रा महाजन जी का। मध्य प्रदेश के इंदौर के लोग इन्हें बड़े प्यार से ताई कहकर बुलाते हैं। इंदौर लोकसभा सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीतने का एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड इनके नाम है जिसे तोड़ना किसी के भी लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। वे देश की लोकसभा स्पीकर भी रही और बड़े बड़े विपक्षी सुरमाओं को एक झटके में शांत करा देती थी। लेकिन साल 2019 के आम चुनावों में खुद ताई को पार्टी की तरफ से एक अजीब सी खामोशी का सामना करना पड़ा। उनके टिकट की घोषणा को आखिरी समय तक लटका कर रखा गया। ताई बहुत समझदार राजनीतिज्ञ थी। वे तुरंत भाव गईं कि हवा का रुख बदल चुका है और पार्टी उन्हें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इससे पहले कि पार्टी उनका टिकट काटती, ताई ने खुद ही पासा पलट दिया और एक चिट्ठी जारी करके कह दिया कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इसे कहते हैं इज्जत से विदा होना, क्योंकि जब आपको पता हो कि सामने वाला आपको अंगूठा दिखाने वाला है तो खुद ही हाथ जोड़ लेना सबसे समझदारी का काम होता है। अब हम इस वीडियो के उस रोमांचक हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां से असली पॉलिटिकल थ्रिलर की शुरुआत होती है। अब जो टॉप 3 नाम आने वाले हैं वे वो दिग्गज हैं जिन्होंने अपने दम पर सरकारें बनाई और गिराई। चलिए देखते हैं नंबर 3 पर दक्षिण का कौन सा सुल्तान बैठा है। नंबर 3 पर आते हैं BS येदियुरप्पा जी। कर्नाटक की राजनीति के बेताज बादशाह और लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े मसीहा। पूरे दक्षिण भारत में पहली बार अगर बीजेपी का कमल खिला था तो उसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ येदियुरप्पा जी की कड़ी मेहनत को जाता है। दिलचस्प बात यह है कि येदियुरप्पा जी इस 75 साल के फॉर्मूले के सबसे बड़े और एकलौते अपवाद बने थे। जब साल 2019 में उन्होंने कर्नाटक से दोबारा सरकार बनाई और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उनकी उम्र 76 साल हो चुकी थी। पार्टी को उस वक्त राज्य की सत्ता हथियाने के लिए उनकी सख्त जरूरत थी, इसलिए इस कड़े नियम को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ती में डाल दिया गया था। लेकिन बीजेपी का यह 75 साल वाला नियम उस शिकारी की तरह है जो अपने शिकार को कभी नहीं भूलता। जुलाई 2021 में जैसे ही उनकी उम्र 78 के आंकड़े पर पहुंची, दिल्ली के हाईकमांड से दबाव का ऐसा बवंडर उठा कि उन्हें भरे मंच पर भाषण देते हुए रोना पड़ गया और आंसू बहाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह नज़ारा साफ दिखाता है कि जब 75 का फॉर्मूला पूरी ताकत से चलता है तो बड़े से बड़े राजनीतिक सूरमा के भी आंसू निकल आते हैं। दक्षिण के इस चक्रवर्ती राजा को घुटनों पर लाने के बाद अब बारी है उस महान नेता की जो पार्टी की बौद्धिक पहचान थे और राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते थे। चलिए चलते हैं नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि बनारस का वह पुराना हिसाब किताब क्या है। नंबर 2 पर आते हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रखर वक्ता
और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर। जोशी जी का कद पार्टी के भीतर इतना ऊंचा था कि उनके सामने अच्छे अच्छे नेता पानी भरते थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी सबसे सुरक्षित और पारंपरिक वाराणसी सीट बड़े ही खुले दिल से छोड़ दी थी और खुद कानपुर चुनाव लड़ने चले गए थे। जोशी जी को पूरा भरोसा रहा होगा कि इस ऐतिहासिक त्याग के बदले पार्टी उन्हें हमेशा अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगी, लेकिन वे भूल गए कि राजनीति के बाजार में पुरानी कुर्बानियों की एक्सपायरी डेट बहुत ही जल्दी आ जाती है। साल 2019 के चुनावों में जब वे कानपुर से दोबारा पर्चा भरने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें पार्टी दफ्तर से कोई टिकट नहीं मिला, बल्कि एक सादा कागज मिला। उस कागज पर साफ साफ लिखा था कि पार्टी ने तय किया है कि आप इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। जोशी जी इस बात से इतने तमतमा गए कि उन्होंने कानपुर के मतदाताओं के नाम एक खुली चिट्ठी जारी कर दी और साफ लिख दिया कि पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। यह त्याग का ऐसा सिला था जिसे देखकर देश के तमाम बुजुर्ग नेताओं के कान खड़े हो गए। और अब वक्त आ गया है इस पूरी लिस्ट के सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले नाम का। नंबर 1 पर वो शख्सियत मौजूद है जिसके बिना शायद आज भारतीय जनता पार्टी देश के इस सर्वोच्च मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाती। नंबर 1 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और वो नेता जिन्होंने 1990 के दशक में सोमनाथ से अयोध्या तक की ऐतिहासिक यात्रा निकालकर बीजेपी को मात्र 2 सीटों से उठाकर देश की सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का मुख्य रास्ता तय किया था। एक समय था जब आडवाणी जी के इशारे के बिना पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। यहाँ तक कि जब साल 2013 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा रहा था, तब भी आडवाणी जी की नाराजगी की खबरें खूब आम हुई थी। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास ने एक ऐसा क्रूर मोड़ लिया जिसने सबको अवाक कर दिया। गुजरात की गांधीनगर सीट, जहाँ से आडवाणी जी दशकों से अजय सांसद रहते आ रहे थे, वहाँ से उनका टिकट पूरी तरह से काट दिया गया और वह टिकट सीधे अमित शाह जी के हवाले कर दिया गया। आडवाणी जी को सक्रिय चुनावी राजनीति से पूरी तरह बेदखल कर दिया गया और उनके बैठने के लिए एक नया संगठन रूपी पिंजरा तैयार किया गया, जिसका नाम रखा गया मार्गदर्शक मंडल। देश के राजनीतिक गलियारों में लोग आज भी चुटकी लेते हैं कि मार्गदर्शक मंडल असल में एक ऐसा आलीशान ओल्ड एज होम है जहां बुजुर्ग नेता सिर्फ चुपचाप बैठते हैं, लेकिन उनकी सलाह सुनता कोई नहीं। जिस नेता ने अपने खून पसीने से पूरी पार्टी की लंबी लकीर खींची थी, अंत में उन्हें ही लकीर का फकीर बनकर राजनीति की मुख्य धारा से कोसों दूर कर दिया गया। यह बीजेपी के 75 के फॉर्मूले की सबसे बड़ी, सबसे आखिरी और सबसे ऐतिहासिक चोट थी, जिसने पूरी भारतीय राजनीति का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 2029 में नरेंद्र मोदी पर भी यह 75+ का फॉर्मूला लागू होगा? क्योंकि वर्तमान 2026 में उनकी उम्र भी लगभग 76 साल हो चुकी